सोचिए एक ऐसा टाइम जब एक प्राइवेट कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ बिजनेस ही नहीं कर रही थी बल्कि एक पूरे देश के बड़े हिस्से को रूल भी कर रही थी। लेकिन 19 सेंचुरी की शुरुआत तक ब्रिटेन में एक बड़ा सवाल उठने लगा कि क्या एक प्राइवेट कंपनी को इतना बड़ा ट्रेड मोनोपोली कंटिन्यू करना चाहिए जब ब्रिटेन खुद फ्री ट्रेड और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहा है। और इसी डिबेट का रिजल्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ब्रिटिश क्राउन से चार्टर मिलते थे जिसे टाइम टू टाइम रिन्यू किया जाता था। और पहले के एक्ट्स जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के अफेयर्स पर अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया था। 1793 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को और 20 साल के लिए कंटिन्यू कर दिया था, लेकिन 1813 तक सिचुएशन बदल चुकी थी। पहला रीजन था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज रैपिडली ग्रो कर रही थी और ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को नए मार्केट्स चाहिए थे जहां वो अपने गुड्स सेल कर सके, और इंडिया उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट था। दूसरा रीजन था ब्रिटिश मर्चेंट्स का प्रेशर। बहुत सारे ब्रिटिश ट्रेडर्स का मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली अनफेयर है और इंडिया के ट्रेड को सबके लिए ओपन करना चाहिए। तीसरा रीजन था मिशनरीज और सोशल रिफॉर्मर्स का प्रेशर। तो वो चाहते थे कि इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज को एंट्री मिले और वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, और इन सब के रिजल्ट में चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसके मेजर प्रोविजंस क्या रहे। चार्टर एक्ट 1813 का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन था कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया और अब दूसरे ब्रिटिश मर्चेंट्स मतलब दूसरे ब्रिटिश व्यापारी भी इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते थे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन था, कंपनी की मोनोपोली अभी भी टी ट्रेड चाइना के साथ ट्रेड पर कंटिन्यू रही। यानी 1813 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्योर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वीक होने लगी और उसका मेन रोल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का बनने लगा। देन 1813 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मिशनरीज को इंडिया में अलाउ नहीं करती थी क्योंकि उसे डर था कि रिलीजियस एक्टिविटीज से सोशल डिस्टर्बेंस हो सकता है। लेकिन चार्टर एक्ट 1813 ने ऑफिशियली क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया आने और रिलीजियस एक्टिविटीज करने की परमिशन दे दी। फिर मिशनरीज ने स्कूल्स इस्टेब्लिश किए, बुक्स ट्रांसलेट करी और वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया। लेकिन इस प्रोविजन पर कंट्रोवर्सी भी हुई क्योंकि कई इंडियंस इसे अपने रिलीजियस और सोशल लाइफ में इंटरफेरेंस के रूप में देखते थे। देन चार्टर एक्ट 1813 इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है क्योंकि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करना, और इस एक्ट के थ्रू 1 लाख रुपीज एनुअली एलोकेट किए गए लिटरेचर के प्रमोशन के लिए, साइंस के डेवलपमेंट के लिए और एजुकेशन को फैलाने के लिए। ये इंडिया में एजुकेशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला ऑफिशियल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन था। लेकिन इसके साथ एक बड़ी डिबेट शुरू हुई कि क्या एजुकेशन इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज पर बेस्ड होनी चाहिए या वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर पर, और ये डिबेट बाद में ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी के नाम से फेमस हुई। चार्टर एक्ट 1813 ने ब्रिटिश क्राउन का ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग कर दिया। कंपनी अभी भी इंडिया की टेरिटरीज को गवर्न कर रही थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके डिसीजंस को इंक्रीजिंगली कंट्रोल कर रही थी, और इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पावर्स कंटिन्यू रहे। देन इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को और 20 साल के लिए रिन्यू किया, लेकिन अब कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस के बीच डिफरेंस और क्लियर हो गया और कंपनी अब मेनली एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के रूप में काम करने लगी। फिर अगर हम इस एक्ट की इम्पोर्टेंस देखें तो पहला, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को खत्म किया और इंडिया को ब्रिटिश प्राइवेट ट्रेडर्स के लिए ओपन कर दिया। दूसरा, इसने इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन के डेवलपमेंट की फाउंडेशन रखी। तीसरा, मिशनरीज की एंट्री से एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स को बूस्ट मिला। और चौथा, इसने ये प्रूव किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली एक ट्रेडिंग कंपनी से ज्यादा एक गवर्निंग एजेंसी बन रही थी जिसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था। सो टू कंक्लूड, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ब्रिटिश इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। ये सिर्फ एक ट्रेड लॉ नहीं था, मतलब ये व्यापार का कोई सिर्फ कानून नहीं था, बल्कि इसने इंडिया में ब्रिटिश पॉलिसीज का डायरेक्शन चेंज कर दिया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की इकोनॉमिक पावर को रिड्यूस किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया, साथ में एजुकेशन और सोशल एक्टिविटीज में नए डेवलपमेंट्स इंट्रोड्यूस करे।